क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। 26 जून का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यूपीएससी यूपीपीएससी दो मेंस 2022 के लिए स्ट्रेटजी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए 2023 का प्रीलिम्स का मेंस मतलब मेंस तक का जो है फाउंडेशन ग्रुप चालू कर रहे हैं हम लोग। वो 5 जुलाई से चालू हो रहा है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डेली मेंस आंसर राइटिंग, एस्से इवैल्यूएशन, करंट अफेयर जो है आप ये देख रहे हो, उसके अलावा जो भी करंट अफेयर आता है, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इन सब के भी पेड ग्रुप चल रहे हैं। तो आप लोग इस नंबर पे बात कर सकते हैं हमसे 9650347272 पर। तो चलिए देख लेते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के कौन से हैं। तो देखिए ओएनजीसी का ही एक विदेश लिमिटेड करके है जो बाहर की कंट्रीज में एक्सप्लोरेशन करता है ऑयल का। तो कोलंबिया में इसको नई डिस्कवरी मिली है। और नार्कोटिक जो सब्सटेंस होते हैं, ये सब गांजा और ये सब जो है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन का मंत्रालय चेंज किया जा रहा है। ठीक है, कौन सा मंत्रालय को जाने वाला आप वो देखेंगे। मो बस सर्विस जो है आपकी, ये ओडिशा के जो भुवनेश्वर कैपिटल है उसके जो आसपास रीजन में जो बस चलती है उसको यूएन ने एक पुरस्कार दिया है। ठीक है ना, प्रेस्टिजियस पुरस्कार है। इस साल के 10 जो पूरे वर्ल्ड में पुरस्कार दिया गया है उसमें से एक पुरस्कार दिया गया है। कौन सा है, क्या है, सारी चीजें देखेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मिल गया है नया डायरेक्टर जनरल दिनकर गुप्ता जी। तो क्या है, क्या क्या काम करता है, कैसे करता है, एनआईए का कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है, वो सब चीजें देखेंगे। ठीक, पूरी एनालिसिस करते हैं हम लोग, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस, कहीं से भी आपका क्वेश्चन आए आपको जरूर कर लोगे अगर आपने हमारा ये करंट अफेयर डेली देखा है, पढ़ा है और फिर पीडीएफ से रिवाइज किया हुआ है। टीडीएस करेगा कटेगा, यानी कि टैक्स डिडक्शन एक्ट सोर्स वर्चुअल डिजिटल एसेट, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी पे कितना कटेगा, कौन कौन सी हैं, सारी चीजें देखेंगे विस्तार से। अमेरिका को के पास मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर एक जगह उन्होंने डिसीजन दिया कि अमेरिकन के पास में हथियार रखने का अधिकार है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वहां का। ठीक, वहीं जो वहां की सरकार है आपकी यूएसए की, उसने एक फिर इसी के अगेंस्ट में एक बिल निकाला है जिसमें ये कहा गया है कि भैया ठीक है, अधिकार तो है, लेकिन क्या नाबालिग को हम ऐसे ही दे दें। इस तरीके गन शूटिंग हो रही है, मास शूटिंग हो रही है, तो उस पर भी कुछ कंट्रोल तो करना चाहिए ना। तो वो उन्होंने बिल निकाल दिया। तो इन दोनों को देखेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे दोनों को। इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन में एक नया ट्विस्ट आया है। पहले हम लोग कह रहे थे तालिबान से हम लोग नहीं बात करेंगे, अब हमने एम्बेसी अपनी खोली है। क्या चीजें हैं, कैसे इसकी अब आगे फॉरेन पॉलिसी होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट जगह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को जो है पूरे एशिया का चौराहा बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसकी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो लोकेशन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे इसके बारे में। इको सेंसिटिव जोन हो सकता है इस बार मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए। ये क्या होता है, क्या निर्णय आया था, कहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, सारी चीजें देखेंगे विस्तार से। एल्जाइमर डिजीज, इसमें क्या होता है, ब्रेन की जो है सिकुड़ता चला जाता है। ठीक है, एक एक इसमें जो है केमिकल होता है वो बनने लगता है, तो उसकी वजह से सोचने की मेमोरी लॉस हो जाती है, सोच नहीं पाते, मतलब आम जो काम काज है वो भी नहीं कर पाता इंसान। तो क्या चीजें है, अभी इससे संबंधित एक ड्रग थी जिसको माना जा रहा था कि बहुत जो है उम्मीद थी उससे, उसका क्लिनिकल ट्रायल फेल हो गया। तो कौन सी ड्रग है, क्या चीजें हैं, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे अपने इस वाले वीडियो में। ठीक, तो कुछ समरी टाइप से मैंने पहले आपको बता दी ताकि आप लोग का जो है एक इंटरेस्ट आए और आप लोग और ज्यादा एकाग्रता से पढ़े, ताकि एक जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ वो क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे, मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे पूछता हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में, तो वहां से भी उसको जाके उन क्वेश्चंस को जरूर जो है आंसर करने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो देखिए ओएनजीसी जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कॉरपोरेशन है इंडिया का, कंपनी है, कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका एक ओवीएल है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ये विदेशों में जाके, जैसे रशिया का अगर आप देखो तो ओखोस्क वाले एरिया में वहां पे कुछ एक्सप्लोरेशन करता है भाई, वहां जाता है, बेटिंग करता है, अगर वहां की कंट्री अलाउ करती है तो एक्सप्लोरेशन करता है। और एक्सप्लोरेशन करने पर मान लीजिए तेल वेल का कहीं भंडार उनको मिल जाता है, तो जो भी समझौता होता है उसके अनुसार जो है वहां पर वो तेल को एक्सप्लोर मतलब निकालते हैं। और जो है 70% 30% जिसका जिसका जो भी रेशियो है उस हिसाब से तेल का जो है विभाजन किया जाता है। तो अभी कोलंबिया में जो है ओवीएल को एक नए ब्लॉक CPO-5 ब्लॉक मिला है जहां पर तेल की डिस्कवरी हुई है। ये CPO-5 ब्लॉक जो है
आपका ये लानोस बेसिन में है कोलंबिया। कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वेनेजुएला से देखिए टच करती है, लैंडलॉक्ड नहीं है, इक्वाडोर से टच करती है, पेरू और ब्राजील से टच करती है। इसकी कैपिटल है सेंता फे दे बगोटा। ठीक, नदर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशियन से यहाँ पे देखिए टच हो रहा है, पनामा से भी टच हो रहा है, ध्यान रखिएगा, कैरेबियन सी से भी टच हो रहा है। तो ज्योग्राफी भी साथ साथ हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ कितने फिट का जो है ऑयल बेयरिंग वो सब इन्होंने किया, कोई वो ज़्यादा वो नहीं है। इसके अलावा CPO-5 के अलावा मारिपोसा और इंडिको फील्ड में भी पहले 2017-18 में ऑयल इनको डिस्कवरी कर चुके हैं। ये 2008 में सॉरी जो है ONGC विदेश लिमिटेड को यहाँ पर ये अवार्ड किया गया था ब्लॉक CPO-5। तो देख रहे हो 14 साल के बाद इनको यहाँ पे तेल की डिस्कवरी हुई है। 70% जो है पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है OVL का, और 30% जो है एक पार्टनर जियो पार्क उसके साथ में है। ठीक है, और ऑयल ऑयल विदेश लिमिटेड का काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है कोलंबिया में ऑयल एंड गैस सेक्टर में, और वहाँ पे संयुक्त रूप से स्वामित्व है एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है मानसरोवर एनर्जी कोलंबिया लिमिटेड। तो इसके साथ में मिलकर OVL काम करती है, तेल का एक्सप्लोरेशन करती है। ठीक, तो लगे रहो, देखो 14 साल के बाद भी इनको मिला, लेकिन मिला। ठीक है, और इससे करीबन जो है 20,000 बैरल पर ऑयल पर डे अभी ये लोग निकालेंगे। ठीक, तो कमर्शियल वाइबल भी होना चाहिए, तेल मिल जाए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा हम नहीं निकाल पा रहे हैं। जितना इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा मतलब जितना खर्चा हो जा रहा है तेल निकालने में, तो फिर नहीं करते हैं, ये भी होता है चीज़। तो भंडार भी बड़ा होना चाहिए, इसलिए निकलना भी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है उसके द्वारा। अगला टॉपिक है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। देखो क्या है कि दो मंत्रालय हैं यहाँ पे। सिचुएशन ये है कि होम मिनिस्ट्री जो आंतरिक सुरक्षा ये सब चीजें देखता है, और दूसरा है वित्तीय मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो अभी क्या है कि ये वाले जो एक्ट हैं, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985, और इसके अलावा एक है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक यानी कि स्मगलिंग को रोकना, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988। ये दोनों ही एक्ट आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो इसकी देखरेख करता है, जो कि मतलब स्मगलिंग तस्करी सब ना हो, रोकते होंगे। तो आपने सुना हो कई बार कि यार 40 करोड़ की कोकेन पकड़ी गई। तो देख रहे हो वहां पे जो है पैसे का ज्यादा वो है कि कितने रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, जो भी है। लेकिन यहाँ पर एक संस्था है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसके ऊपर नियंत्रण होम मिनिस्ट्री का है। तो अब सिस्टम ये है कि ये नारकोटिक्स और ये सब चीजें जो है एक संगठित अपराध में आते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम में। तो सरकार ने ये कहा है कि हम वित्तीय मंत्रालय से ये हटाकर एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत देने वाले हैं इन दोनों ही एक्ट का। ये मेन इसके पीछे यहाँ के इस न्यूज में ये था। ठीक है, तो अब जो है वो कंट्रोल पूरा होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला है। और किस लॉ के अंतर्गत ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, ठीक, मतलब किसी लॉ के अंतर्गत ही कर सकते हैं ना। तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार दोनों एक्ट तो एक ही ऐसे लग रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि एक जगह तो ये कहता है 1985 वाला जो एक्ट है कि भाई साहब तुम प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, रोकता है। ठीक है, मतलब प्रोहिबिट करता है, निषिद्ध करता है कि भैया मैन्युफैक्चर, कल्टीवेशन, पोजेशन, सेल, ठीक है ना, निर्माण, खेती, कब्जे, बिक्री, खरीद, ये सब नहीं कर सकते हो तुम। ठीक, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का, ड्रग्स का। दूसरा जो है वो प्रिवेंट करता है कि मतलब इस तरीके का जो व्यापार है, ट्रैफिकिंग है, वो हो ना पाए। तो वो एक तरीके से प्रोएक्टिव है, पहले ही करना चाह रहा है कि ना हो। तो ये दोनों में जो है बेसिक डिफरेंस है, जो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत लाने वाले हैं ये लोग। अगला टॉपिक है मो बस सर्विस। अब देखो यूएन का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है पब्लिक सर्विस अवार्ड, लोक सेवा पुरस्कार। पूरे विश्व में 10 लोगों को दिया जा रहा है ये अवार्ड अभी 2022 में। उसमें मो बस सर्विस जो कि ओडिशा की कैपिटल, ठीक है ना, भुवनेश्वर जो है रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उसको भी इन 10 में से एक को चुना गया। बहुत ही ज्यादा सम्मानित बात है ये। और क्यों चुना गया भाई साहब? लोक सेवा कुछ ऐसी कर रहे होंगे ना, तभी तो चुना गया। इसमें देखिए ये कहा गया कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है इसको इस पे रिकॉग्नाइज किया गया कि ये प्रमोट करता है जेंडर रेस्पॉन्सिव, ठीक है ना, लिंग
उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देता है, जो कि एसडीजी का एक गोल है। ठीक, इन्होंने यहाँ पे कहा कि भैया ये लोग रियल टाइम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, मतलब लाइव ट्रैकिंग करते हैं, ट्रेवल कहाँ से कैसे क्या चलना चाहिए, ई टिकटिंग भी होती है, साथ ही साथ ई राइड भी है, ई राइड भी है, जो कि होता है ना वो ई रिक्शा जो चलते हैं। तो मान लीजिए आप बस तो भैया मेन रोड पे चलेगी, लेकिन गली वली में जाना है तो ई रिक्शा के तो मतलब आप किसी तरीके से, मतलब आपको अपनी कार और इन सब की जरूरत नहीं, इतनी बढ़िया ये सर्विस है। तो कि मतलब वहां के कितने, मेरे ख्याल से 40-57% लोग जो है वो मो बस सर्विस से ही चलते हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर वाले एरिया में। तो ये एक अच्छी बात है ना। ठीक, तो इससे अच्छा क्या हो रहा है, पॉल्यूशन भाई साहब कम हो रहा है, लोग ज्यादा अपनी कार से जो है ईंधन को जला नहीं रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ 40% जो मो बस की कंडक्टर्स हैं वो महिलाएं हैं, और 100% जो मो ई राइड, जो ई रिक्शा है, उसकी 100% ड्राइवर जो है वो महिलाएं या फिर ट्रांसजेंडर या फिर पीपल हैं ऐसे, जो कि वंचित समुदाय से हैं, गरीब हैं, ठीक है ना, बाकी ये सब। तो काफी लोक सेवा, मतलब इससे एम्प्लॉयमेंट भी देखो किसको मिल रहा है, और पूरा ओवरऑल क्लाइमेट एनवायरनमेंट इन सब का भी ध्यान रख रहा है। तो काफी अच्छी सेवा है। 2019 में भारतीय जो एक मंत्रालय है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसने भी स्पेशल अवार्ड दिया था मो बस सर्विस को। ठीक, 2019 में यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड भाई यही है कि मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस, बहुत अच्छा वो है। एथिक्स के पेपर में पब्लिक सर्विस करके जो है एक सिलेबस है, तो उसको प्रोबिटी इन पब्लिक सर्विस या इस तरीके, तो वहां पे आप ये जो है सुझाव भी दे सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मेंस का जो मैंने चलाया प्रोग्राम 1-to-1 सीजीएन प्रोग्राम, उसमें इस तरीके के जो सिलेबस है एथिक्स का, उससे संबंधित जो है एग्जाम्पल्स भी करंट ओरिएंटेड मैं आप लोग को दूंगा, अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो। ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप लोग देख सकते हो। यूपीएससी और यूपीपीएससी पे अपना फोकस है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि बहुत ही ज्यादा प्रभावी और उत्तरदायी लोक प्रशासन की ओर ले आता है, रचनात्मक उपलब्धियों और योगदान को पुरस्कृत करता है ये इस पब्लिक सर्विस अवार्ड के अंतर्गत। पहली बार 2003 में दिया गया था, उसके बाद हर साल दिया जाता है। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा डिफेंस सिक्योरिटी इशू संबंधित। नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, उसको अपना नया डायरेक्टर जनरल मिल गया है, दिनकर गुप्ता जी के नाम से। ठीक है, ये जो एजेंसी है, इसका मेन काम है कि टेररिस्ट के जो अटैक हैं उनको रोकना। और इसको बनाया गया था जब 2008 में 31 दिसंबर को पार्लियामेंट से एक लॉ पास हुआ था, और जो मुंबई में अटैक हुआ था ना 26/11 वाला, उसके बाद तुरंत इसको जो है बनाया गया था। और ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब इसमें एक क्रिटिसिज्म ये रहता है कि किसी भी स्टेट में स्टेट की अनुमति के बिना ये वहां पर जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। होम मिनिस्ट्री से बस रिटर्न प्रोक्लेमेशन होना चाहिए, स्टेट की पुलिस किसी से इसको पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक तरीके से कहा जाता है कि फेडरलिज्म के लिए काफी नुकसानदायक है, इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। ठीक, तो ये एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो, प्रीलिम्स में फैक्ट्स और वाई कॉन्सेप्ट भी पूछता है, लेकिन मेंस में एक तो आपको सारी चीजें खुद लिखनी पड़ती हैं, साथ ही साथ आपको हर चीज का प्रोस कॉन्स रूट ऑफ प्रॉब्लम पता होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन पता होना चाहिए, बेहतरीन जो है कंक्लूजन आना चाहिए, कंप्लीट आंसर तभी आपका होगा। ठीक, इसका हेडक्वार्टर जो है एनआईए का न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा कुछ ब्रांचेस हैं इनकी अलग अलग जगहों पर, जैसे कि न्यू दिल्ली हो गया, फिर आपका हो गया हैदराबाद, गुवाहाटी हो गया, फिर हो गया कोची, ठीक, लखनऊ हो गया, ठीक, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, रायपुर हो गया छत्तीसगढ़ में, जम्मू, ठीक है, चंडीगढ़, रांची, ठीक है, झारखंड हो गया, चेन्नई और इम्फाल। ठीक, तो इस तरीके से आपको लोकेशन वाइज अगर आप करोगे ना, मैप पे डालोगे, तो मेरे ख्याल से आपको मैपिंग भी हो रही है और याद भी अच्छे से रहता है। यही सब छोटी छोटी जो इम्प्रूवमेंट होते हैं जो आपके अंदर मैं लाना चाहता हूँ, ताकि आपकी तैयारी जो है एक व्यापक लेवल पे जाए, और कैसा भी क्वेश्चन आए तो उससे कर सको, चाहे एलिमिनेशन मेथड से या फिर डायरेक्टली पूरा आपको आता हो आंसर। ठीक, अगला टॉपिक है इकोनॉमी संबंधित। देखिए, टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसमें क्या होता है कि भाई साहब कहीं पे किसी को कुछ इनकम हुई, तो उस इनकम को हम जो है टैक्स, आप रिटर्न आईटीआर भरोगे तब नहीं काटते हैं, आपसे नहीं, हम तभी काट लेंगे। ठीक, मान लीजिए जो है 100 रुपए इन्होंने यहाँ पे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पे काट लिया। अब ये 100 रुपए आपके जो आईटीआर वाला सिस्टम है उसमें ऑलरेडी पहुंच जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
ठीक, आपने साल का जो भी आपकी इनकम हुई उसके जिस भी स्लैब में आप आते हो, तो उसमें आपका कुछ टैक्स की वैल्यू बनेगी। मान ली 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख के ऊपर आपकी जो वैल्यू आती है, तो उसमें जो 30%, जैसे 10 लाख के ऊपर है तो 30% के हिसाब से जो टैक्स आपको देना है, तो उस मान लीजिए आपको 200 रुपए देना था, ठीक, मान लीजिए। तो उसमें से आपका क्या है कि 100 रुपए ऑलरेडी आपके टीडीएस से कटे हुए, तो 100 रुपए पहले ही आप दे चुके हो, तो बचे 100 रुपए, 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा और देने हैं। ठीक, तो टीडीएस का पूरा सिस्टम देखिए यही होता है कि मैंने आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से बता दिया। अब यहाँ पे न्यूज ये है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट हैं जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, जिस पर कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक का कोई वैसे जोर तो नहीं है, लेकिन ये ट्रेड तो हो रहे हैं भाई साहब। तो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट पे सरकार ये कह रही है कि हमें पता नहीं चलता कि ये कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, क्या है। तो हम एक तो ये पता चले, ठीक, और दूसरी चीज हम इस पे टैक्स लगा के जो है अपना कंट्रोल भी करें और एक रेवेन्यू भी जनरेट करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में आएगा ये, ध्यान रखना, जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में नहीं आएगा। ठीक, तो यहीं पे देखो ये सीधे धीरे से एग्जामिनर देखेगा और क्वेश्चन बना देगा, बोलेगा कि ये जो है टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तब लेकिन आपने ये चीजें पढ़ते समय ध्यान दोगे ना मेरे भाई, तभी होगा ये सब। ऐसे नहीं होगा कि एक दिन में आप सीधे एग्जाम पेपर देखोगे और आपको जो है सीधे समझ में आ जाएगा सारी चीजें। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको एग्जाम के लिए तैयार करती हैं, ठीक है ना। तो जो मतलब पहले से तैयारी करो। ये मैराथन रेस है, ये 100 मीटर की रेस नहीं है। 100 मीटर की रेस वाला जो है मैराथन कभी भी किसी भी जनरेशन में जीत नहीं सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो लॉजिक अपना थोड़ा चेतना को जगाइए, विवेक का इस्तेमाल करिए, बातें समझ में आएंगी धीरे धीरे। मार्केट में जो धांधली चल रही है उसको पूरी तरह आप नहीं समझ पाते, क्योंकि आपके अंदर अभी चेतना जागी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है ना। आपको पता नहीं है कि विवेक की मतलब कंसाइंस का आप उपयोग नहीं कर पाते हो। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप उपयोग करिए, आएगा सबको समझ में, ठीक। तो क्रिप्टो करेंसी पे लगाना चाहते हैं और किस पर लगेगा, टीडीएस, पहले ही टीडीएस इस पे काट लेंगे। अब देखो यहाँ पर जो बजट होता है उसमें कई सारे एक्ट आते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल आता है, अप्रोप्रिएशन एक्ट, फाइनेंस एक्ट भी आता है। तो फाइनेंस एक्ट में क्या होता है कि आपका इन्होंने एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत एक संशोधन किया और नया सेक्शन जोड़ा है 194S। तो सेक्शन कौन सा है, 194S, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। उसमें कहा गया कि 1% का टीडीएस काटा जाएगा वर्चुअल डिजिटल एसेट पर। 1 जुलाई से हम इसको लागू कर रहे हैं 2022, और इसमें 10,000 रुपए के ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन कोई करते हो वीडीएस में, वीडीए में, वर्चुअल डिजिटल एसेट में, तो 1% जो है हम काट लेंगे, ठीक है। यानी कि 100 रुपया मिनिमम तो कटेगा ही कटेगा। तो ये चीज है। यहाँ पर जो केस है, कई सारे केसेस भी हैं, जैसे आप लोग पता है कि क्रिप्टो करेंसी कई सारे जो है कॉइन बेस और कई सारे जो एक्सचेंजेस पर ट्रेड होता है, तो वहां पर एक्सचेंज जो है से पैसा जो है सरकार ले लेगी, ठीक, टीडीएस का। और एक्सचेंज फिर जो है जो भी, जैसे क्योंकि एक्सचेंज का स्वामित्व तो थोड़ा ना होता, वहां तो प्लेटफॉर्म है और हम जो है वहां पे जाके जैसे मेरे पास क्रिप्टो करेंसी है तो मैं बेच रहा हूँ और कोई सामने वाला खरीद रहा है, एक्सचेंज तो ना खरीद रहा है। तो एक्सचेंज का लेकिन यहाँ पर ये होता है कि वो टीडीएस उससे ले लिया जाएगा। ट्रांजेक्शन तो उसे पता है ना, वो तो ट्रांजेक्शन उसी के प्लेटफॉर्म पर है, और फिर वो जो है अपना आगे जैसे मुझसे फिर ले लेगा 1% का जो भी जो पेमेंट है। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर जो पेमेंट हो रहा है वो सेलर और एक्सचेंज के बीच में हो रहा है, ठीक है, और ब्रोकर है बीच में, कोई दलाल है, तो उस दलाल की और एक्सचेंज की दोनों की जिम्मेदारी होगी कि वो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करे, ठीक। सीबीडीटी ने जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 4 प्राइमरी वीडीए बता दिए हैं कि भैया इन पे तो कटेगा। ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, बिटकॉइन हो गया, ईथर हो गया, यूएसडी तीथर हो गया और यूएसडी क्वाइन हो गया। तो ये 4 कैटेगरी बताई गई हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना बिटकॉइन, ईथर, तीथर और जो है क्वाइन, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लो, यूएसडी तीथर और यूएसडी क्वाइन है, लेसर नॉन क्रिप्टो करेंसी है, तो इनको भी रखा गया है। अगला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका की, उसने कहा है कि जो अमेरिकन्स हैं उनको जो है अधिकार है कि वो फायर आर्म्स मतलब हथियार रख सकते हैं सार्वजनिक जगहों पे भी, यानी कि पब्लिक प्लेसेस पे भी, ये उनका अधिकार है। सेकेंड अमेंडमेंट जो हुआ है अमेरिका के संविधान में उसके अंतर्गत, जिसमें कि वो अपनी आत्मरक्षा और अपनी जो है सिक्योरिटी के लिए जो है रख सकते हैं फायर आर्म्स, वो भी पब्लिक प्लेसेस में, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है। अभी देखो कितनी मास शूटिंग हुई। अब देखो, अब आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट को क्या कुछ तमीज नहीं है क्या। अब समझना मेरी बात, इसके पीछे लॉजिक क्या है।
उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जुडिशरी जो भी लॉ बने होते हैं उनको इंटरप्रेट करता है, व्याख्या करता है। तो जब लॉ में ही ये कहा गया है सेकंड अमेंडमेंट में कि भैया सेल्फ डिफेंस के लिए वो रख सकते हैं, तो वो उसको इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक, अगर उसके ऊपर जाके कुछ बात करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया न्यायिक सक्रियता हो रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म हो रही है, मतलब कि जुडिशरी लॉ बनाने लग रहा है, या फिर जुडिशियल ओवर रीच हो रही है, ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में घुस रहा है, एग्जीक्यूटिव के काम पॉलिसी बनाने लग रहा है, तो जुडिशियल ओवर रीच हो रही है। ये डिफरेंसेस में कैसे आपको पता होंगे, नहीं पता है तो बात कर सकते हो, आप डाउट पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो ये इसलिए है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट गधा है क्या, वहां का गधा नहीं है, वो खाली वाक्य व्याख्या कर रहा है, चीज समझना जरूरी है। यहाँ पे एक डेटा दिया गया है कि दुनिया में ऐसी 10 जो है टॉप 10 सिविलियन गन ओनिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो यूएस में तो भाई साहब 120.5% जो है, मतलब 100 लोग रहते हैं तो मतलब गन्स जो है वो 120%, मतलब कुछ लोग के पास में दो दो गन एक्स्ट्रा है, मतलब ऐसे करके समझ सकते हो। मतलब वहां पे जैसे होता है ना कि एक एक आदमी के पास में 2 मोबाइल हैं, किसी के पास में जो है 25 मोबाइल भी हैं, भाई साहब खुद ही मैसेज बना के डाल देते हैं तो ये सारी चीजें हैं। तो येमेन है, सर्बिया है, ये थोड़ी रैंकिंग याद रखिएगा। दुनिया में यूएसए के पास सबसे ज्यादा सिविलियन के पास में बात हो रही है, ठीक, आर्मी वालों के पास नहीं। तो सिविलियंस में यूएसए टॉप पे है, फिर ये येमेन है, फिर सर्बिया है, ठीक है ना। सर्बिया जहाँ के नोवाक जोकोविच हैं, टेनिस के प्लेयर हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, इंटरलिंकिंग इसी को कहते हैं, ठीक। तो ये चीज देखिए, यह तरीका मैंने बताता रहता हूँ ना, ये चीज आप समझोगे तभी तो अब देखिए अगला ये है कि ये डिसीजन लिया गया, और इसमें जो है कई सारी रिसेंट अभी मास शूटिंग भी हुई थी टेक्सास, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया में। तो पीपल्स ये कह रहे थे कि भाई साहब ये कैसा, आप क्या बोल रहे हो, लेकिन जो डिसीजन है वो तो आ गया है। और इन्हीं ये वो जगहें हैं, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और बॉस्टन, जहाँ पर 25% से ज्यादा जो है जनसंख्या वहां पर रहती है यूएसए की। और जस्टिस ने एक लॉ था न्यूयॉर्क का जिसमें ये कहा गया था कि भाई साहब की जब भी कोई हथियार खरीदेगा तो उसको पहले कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है, पब्लिक में अगर यूज करना तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। वो भी खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि भैया इसका प्रावधान तो है ही नहीं, सेकंड अमेंडमेंट राइट जो है हमारा, तो भैया हम इसको नहीं मानेंगे, उसको भी खत्म कर दिया उन्होंने। अपना रखो बंदूक, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक एरियाज में रखो। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूँ। और एक और भी इससे रिलेटेड है, अभी न्यूयॉर्क में इधर देखा गया है काफी ज्यादा जो है वॉलेंट क्राइम्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जो है अभी इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक डिसीजन दिया था गन्स पे, और ये डिसीजन जो है एक और आया था कि सेल्फ डिफेंस के लिए जो है अमेरिकन के पास ये अधिकार है कि वो हथियार रख सकता है। 2008 में ये जो आया था जजमेंट, उसी को 2010 में उन्होंने कहा था कि हाँ सही है, ठीक। तो पहले इसी संबंधित जो अगला टॉपिक है उसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए यूएस ने ये वाला जजमेंट आया, उसके थोड़े दिन बाद ही यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेट ने, अब देखिए वहां के जो पार्लियामेंट है उसमें दो आते हैं, ठीक, सेनेट है और अपर हाउस है, और फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो सेनेट से एक बिल पास हो गया है जो कि जो गन वायलेंस बढ़ रहा है उनको रोकने की कुछ कोशिश कर रहा है। कुछ ही दिन बाद ये जो रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके कुछ ही दिन बाद ये डिसीजन आया है। 23 जून को ये पास भी हो गया सेनेट से। अब इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भेजा गया है, जहाँ पे डेमोक्रेट्स का बोलबाला है। यूएस प्रेसिडेंट डेमोक्रेट ही है, वहां पे दो पार्टियां मेन है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। तो डेमोक्रेट से ही ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं जो बिडेन, तो वहां पे गया, वहां से भी पास हो जाएगा आसानी से। इस बिल का नाम ध्यान रखना, इस बिल का नाम है बाई पार्टीजन सेफर कम्युनिटीज एक्ट। डायरेक्टली पूछ सकता है कि भैया बाई पार्टीजन सेफर कम्युनिटीज एक्ट से संबंधित जो है 4 स्टेटमेंट दिए गए, बताइए कौन सा सही है। तो अब आप आराम से कर लोगे। फायर आर्म और ये एक तो ये है कि भैया फोकस है कि हथियारों पे कुछ फोकस किया जाएगा, किसको दे सकते हो, क्या चीजें हैं। साथ ही साथ मेडिकल केयर पे भी फोकस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नाबालिग लोग हैं, बच्चे हैं, एकदम से गन्स खरीदते हैं और बच्चों को, मासूमों को जो है गोलियों से छल्ली कर देते हैं, तो इसके पीछे उनकी मानसिक स्थिति कुछ बिगड़ी है ना, तो उसको भी तो देखना है। तो इसीलिए उस पर भी फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पर यह है कि कोई माइनर अगर गन्स खरीदता है, माइनर मतलब 18 साल के नीचे, तो उसमें जो है गन बायर का कुछ बैकग्राउंड चेक बैक भी किया जाएगा कि भैया स्कूल जा रहा है, कुछ सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविटी कर रहा है, कुछ चेक किए जाएंगे। साथ ही साथ कुछ फंड्स दिए जाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कि वो मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज पे ध्यान दे, स्कूल को सेफ बना सके।
रिसेंटली आप लोगों ने टेक्सास में देखा था, एक नाबालिग ने जाकर जो है 19 छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो है मार दिया था। 2 वयस्क भी उसमें मर गए थे। और उससे पहले जो है, अब देखो यूएसए में जैसे यूएसए हम लोग को तो बोलता था कि रिलीजन के बेसिस पे बड़ा भेदभाव है, तो उसी प्रकार से यूएसए में रेसिज्म, नस्लवाद पे बहुत ज्यादा बड़ा भेदभाव है, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं। ठीक, कई सारे वॉर, सिविल वॉर भी हो चुके हैं। मार्टिन लूथर किंग का नाम आपने सुना होगा, सेकंड का, जो गांधी जी के बहुत बड़े वो थे, मतलब अनुयायी समझ लीजिए। ठीक, तो वो लड़ाई चलती, भले ही वो ब्लैक्स वाला अभी खत्म हो गया, लेकिन एक होती है ना कि सोच से नहीं निकला, वहां पर तो रेसिज्म तो है। और उसका देखिए एक उदाहरण ये भी है कि बुफेलो सुपरमार्केट न्यूयॉर्क में, वहां पे भी 10 ब्लैक पीपल को ऐसे ही, बेचारे मासूम अपने गए हुए हैं सामान वामान लेने, घर पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उनको वहीं पे भून दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे थोड़ा ध्यान देने वाला है। ठीक, तो चलिए बीच के जो टॉपिक है वो ना छूट जाए। देखिए अफगानिस्तान के साथ में रिलेशन में जो है, अफगानिस्तान में तालिबान जब से आई थी, तो इंडिया का हमेशा स्टैंड रहा है कि हम तालिबान, मतलब जो रिकॉग्नाइज डेमोक्रेटिकली जो एस्टेब्लिश गवर्नमेंट जहां पर नहीं, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। लेकिन अभी यू टर्न ले लिया है भारतीय गवर्नमेंट ने, जो हो सकता है कि जो ग्राउंड रियलिटी उसको समझते हुए हम अगर उनसे दूरी ही बना ले, उससे बढ़िया है कि उनके साथ काम करें और समझे भैया क्या चीज है, और जो हमारा मेन मोटिव है, ठीक, जो बड़ा गोल होता है उसको अचीव किया जाए कि भैया टेररिज्म ना हो। ठीक, वहां से माइग्रेशन ना हो, वहां पे भी जो है मतलब डेमोक्रेसी है, लोगों के राइट्स बने रहे। तो बड़ा गोल ये है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम ऐसे लोग के साथ में भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, जो इस गोल को किसी तरीके से हमें अगर बचाने में मदद कर सके, नहीं तो हम उसको जो है प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये बात समझ में है ना, इस तरीके से आपको अपना पक्ष रखना होता है, मेंस के आंसर में जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी अफगानिस्तान में आपको पता है कि अर्थक्वेक आई, उसमें इंडिया ने भी काफी ज्यादा रिलीफ भेजी, 1000 से ज्यादा लोग की डेथ हो गई थी। पक्टिका प्रोविंस में ही आया था, तो ये प्रोविंस का नाम पूछ सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी और अदर स्टेट एग्जामिनेशन भी ये जो प्रोविंस होते हैं ना, इनके पूछ लेता है, जैसे स्वात वैली कहाँ पे है पूछ लिया था। ठीक, तो उसी तरीके पट्टिका प्रोविंस जो है, ये आपका अफगानिस्तान में है। अर्थक्वेक यहाँ पर अभी आया था, तो ज्योग्राफी में प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो वाली उस हिसाब से। तो यहाँ पर अफगानिस्तान में टेक्निकल टीम भेजी इंडिया ने, और उसके जो उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए हैं, तो उसके अनुसार अब उन्होंने, इंडिया ने अपनी एम्बेसी भी रीओपन कर ली है। एम्बेसी रीओपन करने वाली इंडिया जो है 15वां ऐसा कंट्री है जिसने एम्बेसी को ओपन कर लिया है काबुल में। इससे पहले चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, कतर, आपका सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन भी, साथ ही साथ 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं बताइए? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आपका किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान और तजिकिस्तान। ठीक, तो इनमें से कौन सा वो कंट्री है अभी भी जिसने नहीं किया है? देखिए एक बार उसकी कैपिटल को देखिए, लोकेशन मैप बुक खोलिए भाई, होगा, इससे मजा आएगा। ठीक है, ये इसी से क्वेश्चन जब एग्जाम में सॉल्व होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है कि हमने तैयारी बहुत अच्छी तरीके से राइट गाइडेंस के साथ में करी है। अगला है कि एम्बेसी खोल दिए 10 महीने बाद, और एक तरीके का पॉलिसी में ये उलट हो गया है, पहले हम नहीं कर रहे थे, अब कर रहे हैं। और इसमें मेन फोकस जो है हमारा वो क्या है भाई साहब इंडिया का, कि टेररिस्ट ग्रुप को रोकना, ड्रग ट्रेड को रोकना। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि इंडिया जो है गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में फंसा हुआ है। ठीक, ये प्रोड्यूसिंग एरिया है जहां से जो है प्रोड्यूस किया जाता है ड्रग ट्रेड, ओपीएम, ये सब। और ये जो है कंजम्पशन एरिया है। ठीक, आपका थाईलैंड और ये सब जो सीएलएमवीटी एशियन कंट्रीज है वहां पर। तो गोल्डन क्रेसेंट से गोल्डन ट्रायंगल के बीच में जाने पर ये इंडिया बीच में पड़ता है, तो ये सब एक संगठित अपराध के ट्रेड के उसमें आता है। तो ये, इससे निपटने की बात करी जाएगी इसमें। ठीक है, तालिबान के साथ में मिलकर। और माइग्रेशन, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ठीक, तो गोल्डन क्रिसेंट और ये वाली चीज आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? अगर नहीं पढ़ी थी तो ठीक है, अच्छा है। क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं। जैसे मैं कई बार मैंने आप लोगों से बोला था कि सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर, यूपीपीसीएस के मेंस में डायरेक्टली उन्होंने पूछा कि सॉफ्ट पावर क्या होता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई साहब जो मैं पढ़ाता हूँ वही आ जाता है, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी मदद जरूर करेगा। ठीक, अगर आपने ढंग से पढ़ा है, राइट गाइडेंस के साथ में मेरे साथ जुड़े रहे हो, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, एग्जाम आपका खाली नहीं आ सकता। आप आगे बढ़ोगे, जरूर बढ़ोगे। ठीक है, तो ये विश्वास जो हमने जगाया है वो एक दिन की मेहनत नहीं है।
ठीक है ना। ये काफी टाइम से हम लोग इसमें लगे रहते हैं, लगातार रिसर्च करते हैं। अगला टॉपिक है इको सेंसिटिव जोन। अब देखो केरला में प्रोटेस्ट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज है, जैसे जैसे कि वन्य जीव अभयारण्य हो गया, नेशनल पार्क हो गया, तो जैसे ये है तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी तक, ठीक, ये सब 1 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पे ये इको सेंसिटिव जोन होगा। बीच में नेशनल पार्क या फिर वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर तक जो है इको सेंसिटिव जोन होगा। अब इस इको सेंसिटिव जोन में होता क्या है, अब इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज समझ लेते हैं। तो देखो, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 जब आया था, तो उसने ये कहा गया था कि जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, आपका राष्ट्रीय उद्यान हो या फिर वन्य जीव अभयारण्य हो, तो उससे 10 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन हम बना सकते हैं। वैसे ये केस बाय केस जो है, ये ज्यादा कम भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1 किलोमीटर की बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक, लेकिन उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अब सिस्टम क्या है, इको सेंसिटिव जोन वो जोन होता है कि जो स्पेशीज फॉरेस्ट हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो एरिया है जहाँ पे ह्यूमंस ज्यादा रहते हैं, तो उसके बीच में ये एक शॉक एब्जॉर्बर वाला एरिया है। ये शब्द जरूर यूज करना जब भी आएगा। और दूसरा है ट्रांजिशन एरिया है, ठीक, एक बफर जोन है। 3 शब्द जरूर, यही मैं कहता हूँ कि ये आपको कीवर्ड आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए जब मेंस एग्जाम में आंसर लिख रहे हो। तो ये जो है शॉक एब्जॉर्बर तरीके से, मान लीजिए यहाँ से कुछ जो है संक्रमण फैला, तो वो जो है यहाँ तक ना जा पाए, यहाँ से कुछ फैला तो यहाँ तक ना जाए। जैसे देखा गया है कि एनिमल्स कई सारे मर रहे थे, क्योंकि जो कुत्ते थे, मतलब डॉग जो थे, जो मतलब ह्यूमन के साथ में रहते थे, उनमें कुछ बीमारी पड़ गई और उनको खाने लगे एनिमल्स, तो उसकी वजह से जो है बीमारी फैल गई पूरी इसमें। तो ये सब शॉक एब्जॉर्बर की तरह होता है, बीच में काम करता है, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। तो इसलिए जो इको सेंसिटिव जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, आपका एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए, ठीक। तो ये बेसिक इसका पीछे रीजन है। 10 किलोमीटर तक की बात करी गई थी, इको फ्रेजाइल एरिया होता है, वही सारी चीजें, कॉन्सेप्ट आपको अब बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसमें कई सारी चीजें जो है वो मना करी जाती हैं कि नहीं कर सकते हो। वही जो फार्मर्स हैं, जो लोग हैं केरला में, वो प्रोटेस्ट कर रहे हो तो किसी बात पे कर रहे होंगे ना। जैसे कि यहाँ पे कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते हो आप, ठीक, वाणिज्यिक खनन नहीं कर सकते, आरा मशीन नहीं, मिल नहीं लगा सकते, कमर्शियल यूज ऑफ वुड नहीं कर सकते, ठीक। अपार्ट फ्रॉम कुछ आप लकड़ी की काट सकते हो रेगुलेटेड वे में। इसके अलावा कुछ परमिटेड भी हैं, परमिटेड, लेकिन वही सारी चीजें होंगी जो भाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगी, जैसे कि आप एग्रीकल्चर करो, ठीक है, हॉर्टिकल्चर करो, कोई बात नहीं, बागवानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि आप जो है पेड़ ही काटते चले जाओ, तब तो फिर इको सेंसिटिव जोन क्या हुआ, तो फिर सेंसिटिव ही रह गया, खत्म ही हो गया मतलब। तो ये चीज है, ठीक है। अगला ये वाला हमने टॉपिक पहले ही कर लिया था। आखिरी टॉपिक है अल्जाइमर डिजीज से संबंधित। आप देखो, अल्जाइमर डिजीज में देख रहे हो, ब्रेन का साइज पहले ज्यादा था, फिर कम होता था, धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है। तो एक तरीके का प्लेग, देखिए, देख रहे हो अभी काला धब्बा पड़ जा रहा है, इसमें न्यूरॉन्स जो हैं वो खत्म होने, मरने लगते हैं, टैंगल बन जाते हैं, प्लेग बन जाता है। ये हेल्दी न्यूरॉन है, देखो ये वर्क कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, और ये डिस्कनेक्ट भी होने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक जो कॉग्निटिव एक टेंडेंसी होती है, ठीक, तो वो सब खत्म होने लगती है, संज्ञात्मक जिसको बोलते हैं, संज्ञानात्मक, ठीक। तो कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लगता है, कई सारे भूलने लगता है आदमी, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इससे संबंधित एक ड्रग पे काम चल रहा था जिसका नाम था क्रेनेजुमैब, ठीक, क्रेनेजुमैब पे ड्रग पे काम चल रहा था। ये फेल हो गई है क्लिनिकल ट्रायल पे, तो ये काफी बड़ा धक्का लगा है, ठीक है। और ये एक तरीके का डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है, अपक्षीय मस्तिष्क विकार है, ठीक है। और मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटीज को खत्म करता है। और इसमें थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, रीजनिंग, सोचना, याद रखना और तर्क करना, ये करीबन करीबन जो है खत्म हो जाता है 60 से 70 केसेस में। WHO का डाटा है, ये डाटा, अब देखो अल्जाइमर संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा, तो ये डाटा अगर आप लिखोगे अपने क्वेश्चन में, तो आपको डेफिनेटली ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, आप समझ रहे हो। बिकॉज फैक्ट्स डोंट लाई, ये आपके क्वेश्चन में आंसर जो दे रहे हो, उसके तर्क को, लॉजिक को जस्टिफाई करता है। इसलिए मेंस के लिए मैंने जो है अपने प्रोग्राम में फैक्ट बुक की भी एक बात करी है, जिसमें बेसिक बेसिक फैक्ट हर चीज से आपके पास होने चाहिए, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मैं खुद जब मेंस लिखता था, मैं खुद भी इनको जो है बनाता था, और ये एक दिन में नहीं बन सकती, ये बनानी पड़ती लगातार, ठीक। जैसे आपको चाहिए तो मैं तो आपके लिए रेडी करके दे रहा हूँ, तो वो काम आपका आसान हो रहा है।
ये चीज़ें हैं, बाकी आप खुद भी बनाएंगे तो मेरे ख्याल से वो भी बहुत अच्छी बात होगी। तो अब देखिए इसमें क्या है कि धीरे धीरे जो है कम होती आती है सोचना समझना और ये सारी चीज़ें हैं। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एलियोज अल्जाइमर, इन्होंने एक पेशेंट थी, उनकी डेथ के बाद में उनके ब्रेन पे काम किया और तब इन्होंने ये पाया कि भाई साहब एक बीटा एम्बुलॉइड प्लेग हो जाता है और इसमें न्यूरोफेबिलिटी टैंगल बन जाते हैं। इसकी वजह से जो है धीरे धीरे सोचना समझना याद रखना तर्क करना ये सब खत्म हो जाता है। ठीक, तो जो बीटा एमुलाइड जो है ये प्रोटीन जो है ये जमा हो जाता है जिसकी वजह से डिजीज आती है और प्लेग और टैंगल से बन जाता है, लॉस ऑफ कनेक्शन हो जाता है ब्रेन से, उसकी वजह से हो जाता है। इंडिया में क्या सिनेरियो है भाई साहब? इंडिया में सिनेरियो फिलहाल ये है कि 10 में से या फिर 10% ही लोग ऐसे हैं जिनका की निदान हो रहा है, यानी कि डायग्नोज हो रहा है या ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर केयर हो रही है डिसीज की। ये वर्ल्ड अल्जाइमर रिपोर्ट जो है 2021 की, उसने इसको बताया है। आप लोग को कमेंट करके बताना है वर्ल्ड अल्जाइमर रिपोर्ट कौन निकालता है, क्या WHO निकालता है? ठीक, तो उसने बताया कि 10% लोग को ही जो है ये सारी चीजें हो पा रही है। इसके अलावा मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, फिर मोटापा हो जाता है, तो ये मनोभ्रंश या डिमेंशिया अल्जाइमर की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखो एक मैगजीन है लैंसेट, बहुत ही जो है सम्मानित मैगजीन है दुनिया में, ठीक है ना? तो वो एक स्टडी निकालती है, हो सकता है पूछ ले, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी। कौन निकालता है? लैंसेट निकालती है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं अभी बता रहा हूँ, बात में आपको याद आएगा। ठीक, कि भैया ये तो बोला था सर ने, तो उन्होंने बोला है कि इंडिया में डिमेंशिया के जो केसेस हैं इंक्लूडिंग अल्जाइमर वो 197% तक बढ़ सकता है। बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से एक्सप्लोड होने ही वाला है ये चीज। ठीक, और जो अभी आंकड़ा है 38 लाख का 2019 में, वो जो है आपका 114 लाख हो सकता है आपका 2050 तक। ठीक, तो ये कई सारे जो टॉपिक्स थे बहुत आसान भाषा में, बहुत ही सरल एग्जाम्पल्स के साथ में, उदाहरणों के साथ में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका जो है समय बचाया जा सके। 1.5 घंटे ज्यादा करंट अफेयर में आपको नहीं देना होता, जिसमें से मान लीजिए 30 मिनट में आपको ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल गई, जो इसमें आपको पूरी एनालिसिस मिलती है, बैकग्राउंड सारी चीजें। तो आपका समय मैंने बहुत बचाया है। अगर आप उसमें उसको ढंग से पढ़ कर PDF से रिवाइज करते हो तो आपका सिलेक्शन होने में जो है जो चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं वो मेरे लिए सबसे बड़े मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं। और इसके लिए अगर आप लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो तो और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन रोज और बेहतर करने के लिए मजबूर कर देता है। और अपना सेशन खत्म करने से पहले हम लोग जो एक जोश के साथ में खत्म करते हैं कोट के साथ में, वो है आज का, जिंदगी का सफर मानो तो मौज है। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। ठीक, मतलब आप पढ़ रहे हो तो जिज्ञासु बनो, पढ़ो, PhD नहीं करनी है। ठीक, मटेरियल के पीछे तो भागना ही नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। मटेरियल जो मेंबरशिप लेके आपको दे रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक, मटेरियल से ही सब कुछ हो जाता तो बुक सेलर्स के ही बच्चों का हो रहा होता। बुक वाले के पास से सब ज्यादा तो मटेरियल किसी के पास नहीं है ना। ठीक, मैं कहता हूँ मटेरियल अगर बहुत ज्यादा, आप ये कह रहे हो कि सबसे ज्यादा बिल्कुल सटीक मटेरियल है, तब भी आपको एजुकेटर की जरूरत पड़ेगी। अन्यथा NCERT ही पढ़कर, NCERT गवर्नमेंट छापती और फिर स्कूल स्कूल खोलने की क्या जरूरत थी? NCERT दे दी, बुक दे दी थी, सब हो जाता काम। नहीं हो पा रहा है ना। लॉजिक, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, नहीं कर रहे हैं तो फिर समझ लीजिए जिंदगी का सफर मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है, और समस्या में लोग आपको उलझाए रखेंगे अगर आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये पेड ग्रुप की जानकारी, इससे संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, आप लोग पॉज करके इसको जो है देख भी सकते हो। ठीक है, और ज्वाइन करना है तो आप लोग हमारे इस नंबर पर बात कर सकते हो, और ये जो है पेमेंट डिटेल्स हैं, और ये आपको धीरे धीरे आप जो है शायद देख सकते हैं। वन टाइम पेमेंट है, जो 2023 वाला फाउंडेशन ग्रुप है उसमें इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।